नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 21 फरवरी 2023 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था योग का, उसमें पार्ट 8 करेंगे, जिसमें 71 से लेकर के 80 तक क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। यदि आप कंप्लीट पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं, जो योग के पेपर में आज तक जितने भी पीवाईक्यूज हुए डेप्थ में एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी एज सुन एज पॉसिबल आप शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं टू द पॉइंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होते हैं, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है, चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है, परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। सबसे पहले करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूचीबद्ध करना है। सबसे पहले ये कुंभक से है, तो कुंभक के बारे में बात करेंगे। हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग माने आसन, कुंभक और मुद्रा और नादानुसंधान, इनका वर्णन किया गया है हठ प्रदीपिका में। अगर हम बात करें कुंभक की, आसन 15 है, हठ प्रदीपिका में कुंभक 8 है, मुद्रा 10 है, नादानुसंधान की 4 स्टेजेस बताई गई हैं, अवस्थाएं। हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक कौन से, उनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। सूर्य भेद्रम, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी इति अष्टकुंभकाः। यहाँ पर यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि हठ प्रदीपिका, पै से प्रदीपिका और पै से 15 और पै से ही प्लाविनी, ये संख्या 15 जो है आसनों की, आसन हठ प्रदीपिका में 15 है, पै से 15।
और हठ प्रदीपिका में प्लाविनी कुंभक। किसी अन्य टेक्स्ट में आपको प्लाविनी कुंभक का वर्णन नहीं मिलेगा, हठ यौगिक टेक्स्ट में, एंशियंट टेक्स्ट में केवल और केवल हठ प्रदीपिका में मिलता है। कल को एग्जामिनर ऐसा ही पूछ लेते कि बताइए निम्न में से किस ग्रंथ में प्लाविनी का वर्णन किया गया है, मात्र और मात्र हठ प्रदीपिका में वर्णन किया गया है इसका। खैर, हमारा प्रश्न जो है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बात पूछी गई है सूर्य भेदी प्राणायाम का किससे क्या संबंध है। तो सूर्य भेदी की अगर बात करें तो सूर्य भेदी राइट नोस्ट्रिल माने सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं, कुंभक करते हैं और ईड़ा से निकाल देते हैं, ये सीक्वेंस होती है इसकी। इसमें 3 लाभ होते हैं, कपाल शोधनम, वात दोष घनम, कृमि दोष रतम। कपाल शोधन, वात दोष घनम, ए का 3 हो जाएगा। और जब हम एग्जाम में बैठते, मैं बार बार कहता हूं, सूचीबद्ध क्वेश्चन आया, एग्जाम में आप बैठे तो जस्ट कंफर्म कीजिए कि एक गारंटी के साथ में क्लियर है, उतना कीजिए और उत्तर आगे निकल जाइए। जैसे ए का 3 होगा, पक्की बात है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है इसका, इस हिसाब से। अगर ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब उत्तर कोई गलत होगा, क्वेश्चन ही गलत हो सकता है अगर एग्जाम में बैठे। तो जल्दी से आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आपका काम होता है मुख्य टाइम सेव करना। ये बात आप लोग अच्छे से समझ के चलिए, वहां पर एक एक चीज को मिलाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वहां पर टाइम सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। यहां पर हम डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों को हम एलोबरेट करते हैं, बड़ा बना करके एक्सप्लेन करते हैं कि सारे पर्सपेक्टिव में उसकी बात कर लेते हैं, ताकि कल को फ्यूचर में कोई बात आए तो उसको हम डिस्कस कर पाए। अगला है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई की बात करें तो उज्जाई के विषय में कहा जाता है कि उज्जाई ऐसा कुंभक है जिसको चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किया जा सकता है, चलते बैठते। इससे कफ जन्य कंठ रोग नाश हो जाते हैं, जठ अग्नि विवर्धित होती है, मतलब देहानल विवर्धन। इस प्रकार से बात होती है, देहानल मतलब देह में अग्नि जो है कहते वो विवर्धित हो जाती है, नाड़ी जलोदर रोग धातु रोग आदि का नाश होता है। और इसके बारे में संस्कृत में एक टर्म लिखी जाती है, गच्छता तिष्ठता कार्यम कुर्यात। गच्छता मतलब आते जाते, तिष्ठता मतलब उठते बैठते संदर्भ में बात होती है कि इसको कभी भी कर सकते हैं। उज्जाई कैसे होता है, गले से होता है, गले से आप खांसी कभी भी कर सकते हैं, लाइक उज्जाई समथिंग। उज्जाई में ऐसे ही तो होता है, आप एक तरह से खांसी टाइप में करते हैं, गले में आवाज करते हुए पीछे सांस लेकर के जाते हैं, तो उस संदर्भ में याद कर सकते हैं। खांसी तो आप कभी भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक खांसी उज्जाई। बट ध्यान रखिए, आप योग के विद्यार्थी, आपको अच्छे से पता है कि उज्जाई मात्र खांसी नहीं है, उसके अलावा है। बस याद रखने के संदर्भ में आपको याद करवाया जा रहा है कि चलते फिरते उठते बैठते कभी भी उज्जाई कुंभक को किया जा सकता है। फिर आता है शीतकारी। शीतकारी में ध्यान रखो, शीतकारी में का शब्द आता है, का से क्या बना, कामदेव समान बनता है। और शीतकारी में सै स्लेट वाला आता है, सै के नीचे लगाओ इस तरीके से सृष्टि, तो ये सृष्टि संहार कारक भी बन जाता है। इसके अभ्यास करने से साधक जो है सृष्टि संहार कारक बन जाता है, योगिनी चक्र से सम्मानित होता है, क्षुधा और तृष्णा और निद्रा और आलस्य भी कहते उसको सताते नहीं है। शीतकारी के विषय में ये कहा जाता है, शीतल प्राणायाम है एक तरह से, ये बात की जाती है। तो सी का 2 हुआ। नेक्स्ट बात करें भस्त्रिका की, तो भस्त्रिका के बारे में कहा जाता है कि श्वास प्रश्वास करना है आपको, तेजी से रेचक पूर्वक करना है, और जब थकान आ जाए तो आपको लास्ट में क्या करना है, सूर्य नाड़ी से श्वास लिया, होल्ड किया और ईड़ा से निकाल देंगे, ये पूरा भस्त्रिका माना जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, कहते तीनों दोषों का नाश होगा, माने वात पित्त कफ श्लेष्म हरम, है ना, वात पित्त श्लेष्म मतलब कफ का हरण होगा, कहते तीनों दोषों का नाश होगा, जठराग्नि बढ़ती है और ब्रह्म नाड़ी पर जो कफ लगा रहता है कहते वो दूर हो जाता है, जिससे कुंडली जागरण हो जाएगी। और 3 ग्रंथियां बताई जाती है शरीर में, भस्त्रिका कुंभक के अभ्यास से उन तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। 3 ग्रंथियां कौन कौन सी है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये 3 ग्रंथियों कहते भेदन करता है कौन, भस्त्रिका कुंभक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया, और डेप्थ में हमने एक्सप्लेन कर लिया इस चीज को। अब इससे कोई रिलेटेड प्रश्न आते तो उसके लिए आप तैयार रहिए। प्लाविनी कुंभक मात्र हठ प्रदीप का मिलता है। प्लाविनी कुंभक के अभ्यास से पानी में भी कहते साधक तैरता है, जैसे पद्म पत्र होता है, कमल का पत्ता होता है जो कीचड़ से हमेशा ऊपर उठा रहता है, ऐसे साधक जो है कभी डूबता नहीं है पानी में प्लाविनी का अभ्यास करने से, ऐसा कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न, सूचीबद्ध करना है। इस प्रश्न को हिंदी में अगर उत्तर दे सकते तो आप हिंदी में दीजिए, हम इस प्रश्न को इंग्लिश में देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 आपके सामने इंग्लिश में है। तो यहां पर आपको स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा जो होती है उसके बारे में बात की गई है। तो वर्टिब्रा में आपको पता होगा सबसे पहले सर्वाइकल आता है, सर्वाइकल, सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक होता है, थोरेसिक रीजन होता है। थोरेसिक रीजन के नीचे अगर बात करें तो लंबर आता है, लंबर की बात होती है। लंबर से नीचे अगर बात करें तो सैक्रम होता है, सैक्रम। सैक्रम से नीचे बात की जाए तो कॉक्सिस होता है, कॉक्सिक्स होता है। ठीक है, बात करते हैं सर्वाइकल, सै से सर्वाइकल और सै से 7 संख्या आती है, टी से थोरेसिक और टी से 12 आता है। 12 में से 7 के कितने बचते हैं, 5, मतलब लंबर 5 होते हैं। सैक्रम एस कैसा दिखता है, 5 की तरह, तो ये भी 5 होते हैं। कॉक्सिस कितने होंगे, 4, ये कम कर दीजिए 1, क्योंकि बार बार 5 5 कहना अच्छा नहीं लगता, 1 कम कर दो 4। ऐसे राइम बनाकर ये निमोनिक्स के रूप में आप याद कर सकते हैं। कितने हुए, 33। 33 वर्टिब्रा होती है टोटल, किन में, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, न्यू बोर्न होते हैं,
उनमें जो है न्यू बोर्न इन्फेंट की बात करूं, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल जो पैदा हुए हैं 6 महीने से कम के, 33 वर्टिब्रास के आसपास होती है। जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है हड्डियां जुड़ती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, तो जुड़ करके मेनली किस किस में चेंज आता है, कोक्सिस जुड़ करके एक हो जाएगी और सैक्रम भी जुड़ करके एक हो जाएगी। तो कितनी बची, 26 वर्टिब्रास होती हैं अडल्ट में। और कहां कहां पर कौन कौन सी है वो भी ध्यान रखें। तो इसमें प्रश्न पूछा गया उसकी बात करते हैं। वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होगी, 7 होगी। कि गारंटी है कि सर ए का 3 ही हो सकता है, ठीक है। अब इस प्रश्न में सपोज कीजिए आपको एक्स्ट्रा बातें नहीं पता, एग्जाम में आप बैठे हैं तो क्या करें, सर्वाइकल में पक्की बात है 7 होगा, तो ए का 3 ही हो सकता है। ए का जहां पर 3 नहीं है उसको कैंसिल कर दो आप। इस प्रकार से एलिमिनेट करना आना चाहिए। आप देखो एग्जाम देते हैं तो मात्र पढ़ना आवश्यक नहीं है, मात्र कॉमन सेंस आवश्यक नहीं है, सब चीजें आपकी चेक होती है एग्जाम में। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी कॉमन सेंस, आपकी स्टडी, आपका ओवरऑल बिहेवियर एग्जामिनर नोट करने की कोशिश करता है। उसके हिसाब से वो कंफर्म करता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर बनने के लायक हैं या नहीं है। सारी पर्सनैलिटी का चेकअप कर लेता है वो, अपने क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं एग्जामिनर। तो यहां पर अब क्लियर हो गया कि 2 और 3 में से हो सकता है एक और, चेक कर लेते हैं 1 2 को इनमें से कोई और हो सकता है। तो हम कंफर्म है थोरेसिक, टी से 12 होगा, तो टी से 12, बी का 4 ही हो सकता है और कोई उत्तर नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इस जगह पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है फाइनल आंसर होगा हमारा। ये भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर देखना चाहें यहां पर लंबर की बात करें तो लंबर होता है 5, और उसके बाद में नीचे जाएं कोक्सिस, कोक्सिस कितना होता है 4। अब ये 4 आया, इट मींस ये बच्चे के हिसाब से बात की इन्होंने, ठीक है। तो कल को कोक्सिस 1 भी दे सकते हैं। तो दोनों बातें आपको पता हो, बड़े हो गए तो आप में कम हो जाएंगी हड्डियां, और छोटे हैं तो आप में 33 बोन्स होती हैं। ऐसा टोटल बोन्स की अगर बात की जाए, टोटल बोन बच्चों में जो है 300 प्लस माना जाता है। कहीं पर 310 देखेंगे आप, कहीं पर 308 पाएंगे, 300 प्लस ये मोटे मोटे तौर पर बच्चों का अंदाजा है। और बड़ों की अगर बात की जाए तो यही हड्डियां बड़ों में, वर्टिब्रा कितनी है 26, 26 के बीच में 0 और आ जाता है, 206 हड्डियां हो जाती है बड़ों में। अडल्ट जो हैं उनमें ये टोटल इकट्ठे होकर के 206 हड्डियां हो जाती है, जो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, सूचीबद्ध करने के लिए पूछा गया है, विवेक चूड़ामणि के अनुसार मोक्ष की ओर ले जाने वाले अनुशासनों को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य जी की रचना है। कल को प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें ज्ञान योग की विशेष रूप से चर्चा की गई है। ज्ञान योग के 2 अंग होते हैं, एक होता है बहिरंग और एक है अंतरंग। बहिरंग की बात करें तो इसमें 4 चीजें आती है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 चीजें आती हैं। सेम ऐसी अंतरंग की बात करें तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इनको सभी लोग स्वीकार करते हैं। 3 ये अंतरंग में है। विवेक को अगर देखें तो कहा जाती है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद जान लेना, वही क्या है, विवेक कहलाता है। नित्य अनित्य वस्तु में भेद जानना, भेद ज्ञान। तो यहाँ पर नित्य अनित्य वस्तु विवेक ये कहा जाता है। तो भेद जाना जाएगा, विभेदन मतलब डिस्क्रिमिनेट। आप वास्तविकता क्या है जो नित्य रहने वाली है, और अवास्तविकता जो अनित्य है, जो हमेशा नहीं रहेगी, माने माया। तो सी का पक्की बात है कि एक ही होगा। एग्जाम में आप बैठे हैं और इतनी की गारंटी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा, और इतना करते हम आगे चल जाएंगे। परंतु हमें तो चीजों को जानना है ताकि कल को प्रश्न आ जाए तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। वैराग्य के लिए कहा जाता है इह मूत्रार्थ भोग वैराग। मूत्रार्थ कहते इस संसार की जो वस्तुएं हैं, कहते इनसे आप जो है भोग आदि की वस्तुएं, इनसे दूर हो जाओ, इनमें अनासक्त हो जाओ, यही क्या है, वैराग्य है। षट संपत्ति की बात करें तो 6 संपत्तियां हैं, जिसमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीजें आती है। इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मुमुक्षुत्व की बात की जाए तो मोक्ष की तीव्र इच्छा, मोक्ष की तीव्र इच्छा माने मोक्ष बोले मुक्ति की इच्छा। तो यहां से हमारे शब्द क्लियर हो जाते हैं। मुमुक्षुत्व मोक्ष की तीव्र इच्छा हो गई, मुक्ति हेतु तीव्र उत्कंठा यहां पर लिखा गया शब्द को, तो डी का 2 होगा। और ऐसे ही बात करें वैराग्य की तो वैराग्य यही मूत्रार्थ भोग वैराग माने अनासक्त, इस संसार से अनासक्त हो जाना, वैराग्य हो गया। और अन्य जो है जहां पर दिया गया परिपूर्णता के गुण माने षट संपत्ति के रूप में 6 संपत्तियां हैं, जिनको बहिरंग में काउंट किया गया। कल को प्रश्न ऐसे आ सकता है कि बताइए बहिरंग कौन से है, अंतरंग कौन से हैं, वगैरह वगैरह, षट संपत्तियों में कौन है कौन नहीं है। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी रखें। इसी प्रश्न में बहुत सारी बातें हो चुकी है। कल को ये भी पूछ सकते हैं कि विवेक चूड़ामणि बताओ किन का ग्रंथ है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसको, शंकराचार्य जी वेदांत दर्शन
में अद्वैत वेदांत की स्थापना करते हैं। अद्वैत मत इनका प्रसिद्ध है, ऐसी भी बात आप ध्यान रखें। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। यहाँ पर आसन दिए गए हैं आपको कुछ, और उनका किस मसल पर क्या इंपैक्ट आता है वो दिया गया है। हिंदी में अगर आप प्रश्न कर पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी में भी सेम ही वर्ड है जो इंग्लिश में दिए जाते हैं, तो हिंदी में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम इंग्लिश में देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 74 इंग्लिश में अवेलेबल है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ आसन है और ओवर स्ट्रेच्ड मसल, ज्यादा स्ट्रेच किस पर आता है, कौन सी मसल पर आता है। तो एक बात अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आसन है इनमें देखो खिंचाव कहाँ होता है। अगर आपने आसन किए होंगे तो आपको पता होगा खिंचाव कहाँ होता है। जैसे पश्चिमोत्तानासन आप करते हैं तो लगभग पैरों के जब से नीचे जो जंघा होती है हमारी, जिसको हम थाई मसल बोलते हैं, इसके सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो खिंचता होता है, तो वहां पर हैमस्ट्रिंग मसल होती है। पश्चिमोत्तानासन से हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव आता है। ओके, डन है। बात की जाए हल आसन की, हल आसन में क्या होता है, आप एक तरह से पश्चिमोत्तानासन ही करें, बस उल्टा उठ जाते हैं, जमीन पर आपका सिर लग जाता है उल्टा होकर के। अगर आपने किया तो आपको पता हो, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो हल आसन में आपका कंधों पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है, जो ट्रेपेजियस नामक मसल जहां पर होती है उस पर इंपैक्ट पड़ता है इसमें। राजपूत आसन अगर आपने किया हो तो पीछे से एक टांग को सिर पर लगाना होता है, अगली टांग को बेंड करके रखते होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है लगभग आगे लंग्स की खिंचाई होती है, पूरी तरह से लंग्स के आसपास जो रिब्स होती है वहां की खिंचाई होती है। और वहां पर कौन सी मसल होती है, उसमें इंटरकोस्टल मसल कहते होते हैं, जो सांस लेने में भी आपकी सहायक होता है। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल ये दोनों हेल्प करती है आपकी सांस लेने में। तो सी का 2 हो जाएगा। और बचता है हमारा शेष जो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन की बात की जाए तो त्रिकोण आसन में आप साइड में लेफ्ट राइट में आप झुकते होते हैं एक तरह से, तो उसमें ओब्लीक मसल साइडों में जो होती है, पेट के आसपास साइडों में जो होती है ओब्लीक मसल बोलते हैं। एब्डोमिनल के साइडों में, रिब्स के साइडों वाली जो मसल होती है उसको ओब्लीक मसल हम बोलते हैं, तो वो उस पर स्ट्रेच होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का अगर आंसर हम देखें तो पक्की बात है डी का 1 ही होगा। हेलासन जो है ट्रेपेजियस को ही स्ट्रेच करता है ज्यादा मात्रा में, तो ऑप्शन नंबर 4 है वहीं पर ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा परफेक्टली राइट हो जाएगा। बट फिर भी हमें एग्जाम को थोड़ा सा अच्छे से करना है, नेक्स्ट टाइम भी प्रश्न आएगा तो थोड़ा सा इन मसल्स को हल्का फुल्का देख लेते हैं, कहां पर कौन सी मसल होती है, आसन कैसे होता है। तो जैसा कि आपको प्रश्न में दिया गया राज कपोत आसन, राज कपोत आसन आपका इस तरीके से होता है। ये जो फर्स्ट इमेज है ये आपका राज कपोत आसन है। इसमें देखो आपकी जो सामने वाली पेट की मसल है, सामने की पेट की मसल और आपके रिब्स के बीचों बीच इंटरकोस्टल मसल है, वो सबसे ज्यादा खिंचाव हो रहा है। हालांकि और जगह पर भी खिंचाव आएगा, परंतु जो प्रश्न है उसके अनुसार हमारा जो इंटरकोस्टल मसल है उस पर सबसे ज्यादा खिंचाव आ रहा है। पश्चिमोत्तानासन की अगर बात करें, आप दूसरी इमेज में बता रहा हूं यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन, इसमें आप देखो पीछे बैक में भी आ रहा है खिंचाव, बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपका हैमस्ट्रिंग मसल जो आपकी थाई के नीचे होती है, हैमस्ट्रिंग मसल, इस पर खिंचाव आता है, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं इस मसल को। ऐसे ही आप इमेज नंबर 3 देखेंगे तो इसमें ये त्रिकोण आसन का एक वर्जन है। त्रिकोण आसन अलग अलग तरीकों से होता है, आप सभी को पता होगा। तो त्रिकोण आसन में एक चीज दिखाई गई यहां पर देखो, जब आप लेफ्ट में झुकोगे तो राइट साइड की ओब्लिक मसल, और अगर राइट में झुकोगे तो लेफ्ट साइड की ओब्लिक मसल खींचेगी। ये जो है यहाँ पर ये साइडों में जो ये मसल है ये आपकी ओब्लिक मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक्स, तो इन पर खिंचाव आता है। ऐसी पिक्चर नंबर 4 जिसमें हल आसन दिया गया है, हल आसन, इस हल आसन में आप देखोगे तो आप नीचे जो है आपकी गर्दन हो जाती है सरफेस पर और ऊपर से आपके पैर खिंच जाते हैं। इसमें भी हैमस्ट्रिंग खिंचाव होता है, सब कुछ होता है, बट सबसे ज्यादा जो जोर होगा आपके ट्रेपेजियस पर पूरा भार आ जाता है, नीचे नीचे शोल्डर पर ट्रेपेजियस। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जूम करके दिखाता हूं आपको मैं, ट्रेपेजियस जो मसल है उस पर सबसे ज्यादा खिंचाव आता है, और हैमस्ट्रिंग वगैरह भी खिंचती है नो डाउट, बट आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार आपका ट्रेपेजियस जो है वो सबसे राइट आंसर होगा। इस प्रकार आपको चारों आसनों की मैंने मसल क्यों और कैसे कौन कौन सी खिंचाव हो रही है वो मैंने बता दिया है। एग्जामिनर कल को किसी अलग तरीके से भी आपसे पूछ सकता है, तो यहां पर जो प्रश्न की नीड थी उसके अनुसार इन 4 आसनों में किन किन मसल से क्या संबंध है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने मसल्स को देखा है तो उस हिसाब से भी हमारा प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 हो गया, और उनको अच्छे से आप देख लेंगे क्योंकि कल को फिर ये प्रश्न किसी न किसी अर्थ में घूम करके आ सकता है। तो इसी के साथ में हमारे प्रश्न का उत्तर जो है 4 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। सूचीबद्ध करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है सूर्य भेदी से क्या होगा। पीछे जो क्वेश्चन आया सेम वही प्रश्न है, बस हल्का सा शीतकारी की जगह शीतली कर दिया। सूर्य भेदी से वात नाश होगा, हिंदी में दे दिया। एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर बार बार बस अर्थ बदल देता है, कभी हिंदी में कभी संस्कृत में, एक ही मतलब रहता है उनका। अगर आप थोड़ा सा प्रश्नों को समझते हैं तो उत्तर आराम से दे पाते हैं। ए का गारंटी हुआ कि 4 ही होगा, तो क्या उत्तर नहीं हो सकता उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ए का एक तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता और एक 3 नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बाकी की अगर बात करें
तो यहाँ पर उज्जाई के लिए क्या है, उज्जाई कंठ से होता है, तो कंठ के कफ रोगों को नाश करता है। बी का 3 ही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वही हमारा राइट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। बाकी चेक कर लेते हैं। शीतली की बात करें तो शीतली पित्त के लिए कहते हैं, क्योंकि ठंडा प्राणायाम है तो गर्मी को खत्म करेगा, पित्त हर कर लेगा। भस्त्रिका की बात करें तो भस्त्रिका तीनों दोषों का नाश कर देती है। अभी हमने सारी बातें की थी भस्त्रिका आदि सब के बारे में, तो आप ये चीजें जो है ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 कुंभक है हठ प्रदीपिका में, उन्हीं से ये प्रश्न फिर से बन गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 76। यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 दोनों को मिलान करना है आपस में। कुछ आसन दिए गए, आसनों के उदाहरण और कुछ मूवमेंट दी गई है। हिंदी में अगर आपको पता है तो आप उत्तर दे सकते हैं, अदरवाइज इसका हिंदी में उत्तर दिया जाना इम्पॉसिबल है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी, इसलिए इस प्रश्न को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 76 इंग्लिश में अवेलेबल है। यहां पर आपको कहा गया अबडक्शन, मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बोल करके। अबडक्शन ABDU अबडक्शन और एडक्शन अडक्शन, ये दो टर्म होती है। एड ADD, एड मींस ऐड करना। अगर आपका हाथ या पैर का कोई भी अंग जो है मिड लाइन की तरफ आए, ऐड होवे, तो वो एडक्शन है। अगर वो वहां मिड लाइन से दूर जाने की कोशिश करे तो वो अबडक्शन माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियर करेंगे अबडक्शन और अडक्शन में। ऐसे मीडियल रोटेशन की बात की जाए तो आपकी जो मिड लाइन है उस साइड में कोई अंग आएगा तो उसको आप मीडियल रोटेशन बोलते हैं, और अंग यदि बाहर की तरफ जाएगा तो उसको लैटरल रोटेशन बोलते हैं। इस प्रकार से दो रोटेशन हो गई आपकी। जैसे आपकी कोहनी को बेंड किया हुआ है, वो आपकी छाती की तरफ आ रही है घूम करके, मीडियल रोटेशन है। अगर वो बाहर की तरफ जा रही है तो लैटरल रोटेशन माना जाता है। ऐसी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, यदि मैं मेरे बाइसेप्स बनाता हूं, जैसे जिम में आप डोले दिखाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप हाथ को बेंड कर लेते हैं, तो हाथ जो है बेंड होकर के अपने ओरिजिन की तरफ आता है कोई भी अंग, तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। और ओरिजिन से दूर जाता है, जैसे मेरा हाथ जब मेरे कंधों से दूर जाए, हथेली जब कंधों से दूर जाएगी माने स्ट्रेट हो जाएगी, तो एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंड करना। तो यहां पर देखा जाए तो फ्लेक्शन जो है माने एक तरह से आप अपने एडी को कूल्हों की तरफ लेकर के आए, फ्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं माने एक तरह से, तो ये वज्रासन में ही होता है अकेला। तो यहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सी का 4 है वही उत्तर होगा, उसके अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता। तो सी का 4 जहां पर नहीं है वो आपका उत्तर नहीं होगा। जैसे यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में सी का 4 नहीं है, नहीं होगा। सेम ऐसी ऑप्शन नंबर 4 में भी सी के लिए 4 नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें मीडियल रोटेशन की, तो मीडियल रोटेशन में जिसमें अपना अंग जो है घूमेगा, शरीर मिड लाइन के इर्द गिर्द घूमेगा, तो रोटेशन होती है वो मिड लाइन रोटेशन। तो ये केवल और केवल गरुड़ आसन में पॉसिबल है। आपका पैर घूम जाता है, दूसरे पैर पर हाथ घूम जाते हैं, मीडियल रोटेशन माने जाते हैं। बी का 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका राइट हो सकता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 ही राइट माना जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। सेम ऐसी आगे बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन में मैंने कहा कि जैसे हाथ पैर सीधे हो जाएं, तो सीधे कब होते हैं, आप पर्वतासन में भी होते हैं, पश्चिमोत्तानासन में भी होते हैं। बट प्रश्न की डिमांड है एक्सटेंशन जो है आपका, जो पश्चिमोत्तानासन होता है उसमें हाथ और पैर जो होते हैं स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। हालांकि उसमें शरीर फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, बट एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पश्चिमोत्तानासन में आपका जो है शरीर स्ट्रेट हो जाता है, एक्सटेंशन की पोजीशन ज्यादा बनती है उसमें। सेम ऐसी बात करें अबडक्शन की, अबडक्शन जो होता है पर्वतासन में होता है। यहां पर पर्वतासन के लिए जानना जरूरी है, पर्वतासन 2-3 प्रकार से होता है। एक आपका सूर्य नमस्कार जब अभ्यास करते तो आपके हाथ और पैर जमीन पर होते हैं, वो भी पर्वतासन बोलते हैं, परंतु यहां पर उसकी बात नहीं हो रही। यहां पर पर्वतासन की बात हो रही है जिसमें हाथ आपके साइडों से उठते हुए ऊपर जाकर के जुड़ जाएंगे, पर्वतासन। अबडक्शन मैंने बताया कि हाथ मिड लाइन से दूर जाना, अंगों का दूर चला जाना, तो दूर जा रहे हैं तो अबडक्शन हो जाएगा वो। ए के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा हम पिक्चर्स को देख लेंगे ताकि हमें पता लग जाए। तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं मिड लाइन क्या होती है। अगर आप नाक और नाभि के बीच में से अगर एक लाइन निकालते तो वो मिड लाइन होती है। या मिड लाइन के बारे में बताया गया, कोई भी अंग के बीचों बीच में से अगर लाइन जाए तो मिड लाइन है। तो यहां पर देखा जाए अबडक्शन, अबडक्शन में क्या हो रहा है, हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है मिड लाइन से। एडक्शन क्या हो रहा है, मिड लाइन की तरफ आ रहा है, शरीर के बीचों बीच की तरफ आ रहा है, तो एडक्शन। एड मींस जोड़ना, मिड लाइन में जुड़ रहा है, इट मींस एडक्शन। ये हो गया पहली पोजीशन में। एक पोजीशन होती है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे ये टांग कहां से निकलती है, हमारे कूल्हों से निकलती है, तो कोई अंग का छोर जो है अपने अंग की तरफ आता है, वापस ओरिजिन की तरफ मुड़ता है, तो उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर एडी
कूल्हों से लग रही है मीन्स फ्लेक्शन। ये कब होगा? वज्रासन में होना है ये। अगर हम प्रश्नों में से देखें तो वज्रासन में होगा ये। एक्सटेंशन कब होता है? जब कोई अंग जो है अपने ओरिजिन से जितना उसके दूर चला जाए। तो दूर कब जा रहा है? जब स्ट्रेट हो गई टांग तब अपने अंग से दूर चली गई। और पश्चिमोत्तानासन में आगे से पैर पकड़ लेते हैं तो वो जितना उसके स्ट्रेट हो जाता है पूरा। तो एक्सटेंशन की स्थिति बनती है पश्चिमोत्तानासन में। पश्चिम में पश्चिमोत्तान एक्सटेंशन की स्टेट बनती है एज पर प्रश्न की रिक्वायरमेंट। ऐसे ही पिक्चर नंबर 3 में देखें हम एबडक्शन। एडक्शन तो हमने समझ लिया, मीडियल रोटेशन। तो इसमें देखो हाथ अगर आपकी कोहनी अंदर की तरफ आ रही है, नाभि की तरफ आ रही है, छाती की तरफ आ रही है, तो ये मीडियल रोटेशन मतलब मिड लाइन की तरफ रोटेट हो रही है आपका हाथ। और यही हाथ अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो लेटरल रोटेशन होता है। जैसे यहां पर दिखा रखे लेटरल रोटेशन क्या है? आपका मिड लाइन से हाथ जो है बाहर जा रहा है ह्यूमरस, और अंदर जा रहा है तो मिडियल रोटेशन इसको बोलते हैं ह्यूमरस की, माने अंदर की तरफ आना, मिड लाइन की तरफ आना। तो ये थोड़ी सी रोटेशन आपने देख ली चारों तस्वीरों में। अब आसन कौन से उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वज्रासन में बताया आपको, पहली तस्वीर है वज्रासन की। इसमें आपका क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है, मतलब टांग जहां से ओरिजिन हुई थी, कूल्हे से निकली थी, वहीं पर जो है पैर की एड़ी आकर के मिल गई, तो ये फ्लेक्शन की स्टेट है। दूसरी बात करें, दूसरी तस्वीर में पश्चिमोत्तान आसन, इसमें क्या हो रहा है? फ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसमें आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, बट एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उसके अनुसार इसे अगर देखें तो इसमें टांग जो है बेंड नहीं हो रही, स्ट्रेट हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर की तरफ खिंच जाती है सीधी, तो ये बनती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बनता है। ओके, आप देखें इसमें थर्ड तस्वीर गरुड़ासन की। गरुड़ासन में क्या हो रहा है? आपका रोटेट हो रहा है, मीडियल रोटेट, मतलब टांग जो है अंदर की तरफ हो गई, रोटेट हो गई, घूम गई मीडियल लाइन के, हाथ पैर भी बैंड हो गए। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है गरुड़ासन में मीडियल रोटेशन एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। फोर्थ पोजीशन पर्वतासन की है। ये दो पर्वतासन के टाइप मैंने यहां रखे हैं। आपका बैठ करके भी पर्वतासन होता है, पद्मासन आसन में लगा करके हाथ ऊपर कर देते हैं, पर्वतासन में भी आप करते हैं। और आप जो है इसमें खड़े होकर के भी कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार की स्थिति में भी आप पर्वतासन करते हो तो इस प्रकार से। तो यहां पर जो है आपका देखो हाथ जो है वो मिड लाइन से दूर गए हैं, दूर चले गए, तो क्या मूवमेंट हुई यहां पर? एबडक्शन हुई, ए बी अबडक्शन हुई। अगर वही हाथ आपके स्ट्रेट सीधे सावधान पोजीशन में आते, मतलब आपकी मिड लाइन के साथ में आ रहे होते, तो एडक्शन माना जाता, अडक्शन। तो यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पर्वतासन आपको कौन सा इमेजिन करना है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से आपको उसी आसन के बारे में सोचना है और उसी तरीके से उत्तर देना है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध मत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का क्रम क्या है? तो यहां पर जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग माना गया है। उससे पहले कुछ बेसिक बातें, बौद्ध मत माने बौद्ध दर्शन की बात हो रही है, जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रचलित है। बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाता है। आस्तिक और नास्तिक दो भागों में बंटे होते हैं। आस्तिक 6 हैं, नास्तिक जो है टोटल 3 है। 3 में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक। चारवाक को नास्तिक और शिरोमणि कहा जाता है। नास्तिक कहने का अभिप्राय इसलिए है, इनका कहना है कि वेद ईश्वर की वाणी नहीं है, वेदों को अपरुषीय ये नहीं कहते हैं, ऐसे ऐसी कारणों से इनको नास्तिक दर्शन की संज्ञा प्राप्त है। परंतु ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी नास्तिक या आस्तिक होने का मतलब कोई चीज अच्छी या बुरी होने से नहीं होता है, क्योंकि अगर ये बुरे होते या अच्छे होते तो इस आधार पर हम भारतीय दर्शनों में इनको शामिल ना किया जाता। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की ऐसी सोच बन जाती है कि नास्तिक माने जो बुरा दर्शन है, जिसको हम पढ़ेंगे नहीं कभी। पढ़ने या न पढ़ने से, आपके पढ़ने या न पढ़ने से दर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, परंतु अगर आप पढ़ लेंगे तो आप पर दर्शन का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इसलिए विद्यार्थियों अपनी सोच को जो है सही रखना, नास्तिक या आस्तिक दर्शन के चक्कर में अच्छा बुरा मत कहने लग जाना। तो हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। तो बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य की बात होती है, 4 आर्य सत्य। सबसे पहले कौन सा होता है? दुख है कहता संसार में, और दुख का कारण है दूसरा। तीसरा, दुख का निरोध हो सकता है, पॉसिबल है, उपाय है। और चौथा जो है दुख निरोध का मार्ग, जिसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा की है। अष्टांगिक मार्ग जो किसकी है? बौद्ध दर्शन की एक देन मानी जाती है। इसमें 8 अंग बताए गए हैं। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आता है। तो यहां पर अष्टांगिक मार्ग जो है वो सीक्वेंस में आपके सामने लिख दिया गया है। तो इनको अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मिलान करिए, सूचीबद्ध कीजिए, तो यहां पर जो है क्रमानुसार लिखने के लिए आपको ABCDE किसको क्या कहा गया वो लिख दीजिए। जैसे सम्यक दृष्टि को C कहा गया तो C लिख दीजिए सम्यक दृष्टि के आगे। सम्यक संकल्प को B कहा गया है, सम्यक वाक को A कहा गया है, सम्यक कर्मांत को माने कर्म को E बोला गया है, और सम्यक आजीविका को D बोला गया है। CBAED जहां पर भी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 2 जो है उसी में ये क्रम मिलता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको आपको जानना है। इनमें जो है त्रिरत्न भी माने जाते हैं, बौद्ध मत में त्रिरत्न की भी संज्ञा दी गई। त्रिरत्न, त्रिरत्न में 3 चीजें आती है, प्रज्ञा, शील और समाधि, ऐसे 3 चीजें आती है इनकी। तो इनमें अब ध्यान रखना है, प्रज्ञा के अंतर्गत पहले दोनों अंगों को प्रज्ञा में डिस्कस कर दिया है, और बीच वाले जो अंग हैं 4, उनको जो है शील के अंतर्गत चर्चा की गई है, और अंतिम जो है उन दोनों को समाधि के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। ये 3 रत्न है। ध्यान देने की बात यह है कि बौद्धों के त्रिरत्न प्रज्ञाशील समाधि है, और जैनों में भी त्रिरत्न माना गया, जैन दर्शन में भी त्रिरत्न माना जाता है। उनके अनुसार दर्शन ज्ञान चरित्राणी त्रिरत्नानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जो है 3 उनके त्रिरत्न मांगे गए हैं जैन दर्शन में। तो जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन से हैं और बौद्धों के कौन से, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको। यहां पर एग्जामिनर आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है और आप फंस जाते हैं। वो पूछेगा जैनों के त्रिरत्न, आप दे देंगे बौद्धों के, या बौद्धों के त्रिरत्न पूछेगा तो आप जैनों के बता देंगे। तो डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर अपना ऑप्शन नंबर 2 होता है, और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। श्रीमद भगवद गीता के अनुसार योग के प्रवर्तकों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को बता देता हूं कि ये ड्रॉप हुआ था, ये गलत क्वेश्चन था, रॉन्ग क्वेश्चन था। रॉन्ग होने के कारण इसको ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है, एग्जैक्ट क्या है अगली बार एग्जामिनर पक्का पूछेगा, कभी ना कभी जरूर पूछेगा। तो ये प्रश्न जो है प्रवर्तकों क्रम 4th अध्याय का पहला और दूसरा जो श्लोक है वहां पर डिस्कस किया गया है। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वा के अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिवं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः प्रंतप। इस प्रकार से भगवत गीता में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर सीक्वेंस अगर आप देखेंगे, श्लोक को अच्छे से देखेंगे, तो सबसे पहले कहा है कि भगवान ने, कहते मैं भगवान के रूप में, कहते श्री कृष्ण जी अगर अपनी बात करें तो कहते मैं ही था सबसे पहले, अपने आप को ही कह रहे, कहते ये सबसे पहले मैंने दिया था विवस्वान को, विवस्वान ने ये दिया था मनु ऋषि को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे कहते हैं। ऐसे करके कहते परंपरा चलती गई और आगे राज ऋषियों तक योग चला, और ऐसे चलता चलता ये लुप्त हो गया। और ये आज फिर से कहते मैं तुम्हें, मैं एज ए श्री कृष्ण कहते फिर से मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे अच्छे शिष्य हो, अच्छे दोस्त हो, अच्छे मित्र हो, तो मैं तुम्हें फिर से अधिकारी मानता हूं और ये तुम्हें फिर से मैं दे रहा हूं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी या तो शुरुआत में आ सकते हैं एज ए गॉड, एज ए हिरण्यगर्भ, और एज, या फिर सबसे लास्ट में आते। परंतु ये सीक्वेंस आप जैसे भी देखें किसी भी तरीके से आपकी मैच नहीं हो रही है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण जी की बात करें तो कृष्ण जी को यहाँ बी बोला गया है, ठीक है, बी बोल के देखा, विवस्वान को डी बोला, मनु ऋषि को ए बोला, इक्ष्वाकु को सी बोला, राज ऋषि को ई बोला। तो क्या बना, बी डी ए सी और ई। ये सीक्वेंस आपको कहीं भी नहीं मिल रही, बी डी ए सी ई कहीं नहीं मिल रही। इट मीन्स ये क्वेश्चन जो है किसी टाइम पर गलत पूछा गया है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ये जो श्लोक मैंने बताए हैं इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर 101% पूछेगा ही पूछेगा नेक्स्ट टाइम में। 4th 1/2, चौथे अध्याय का पहला और दूसरा, ये दोनों श्लोक जो है याद कर लेना, यहां से एग्जामिनर पक्का गारंटीड पूछेगा। बी डी ए सी ई, ये जो है आपके राइट आंसर होंगे। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से 6वें विघ्न तक का क्रम बताइए। तो यहां पर पहले बात करते हैं योग कुंडली उपनिषद कैसे कुंडली और कैसे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। बात क्लियर, एक बात। दूसरी बात, योग कुंडली उपनिषद की शुरुआत होती है तो कहते हैं कि चित्त ये जो है चंचल है, और इसकी चंचलता के 2 कारण हैं। क्या क्या कारण है, एक है वासना, माने मन से संबंधित कर दिया, वृत्तियां जो है मन के चंचल वृत्तियां, और एक कहते समीर जो अनकंट्रोल्ड आपकी वायु है, माने एक तरह से प्राण नियंत्रित नहीं है वो। कहते इन दोनों में से एक को कंट्रोल कर लो, दोनों पर कहते विजय मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते समीर माने प्राण को विजय करो, समीर बोलते प्राण को, प्राण पर विजय प्राप्त कर लो। तो प्राण पर विजय प्राप्ति हेतु कहते 3 उपाय हैं। पहला मिताहार करना, यहां पर मिताहार की बात करें तो सेम वही है जो हठ पर दीपिका में डिस्कस किया गया है। आसन की बात की है, आसन कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, सिद्धासन पद्मासन के रूप में, यहां पर वही बात होती है सेम, सिद्धासन पद्मासन। हालांकि सिद्धासन को यहां पर वज्रासन के रूप में शब्द यूज किया गया, वज्र और पदम नाम दिया है, परंतु वज्र का मतलब आपको पता होना चाहिए, सिद्धासन की ही बात हो रही है यहाँ पर। जब आप ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, या आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा। तीसरा जो है कहते हैं शक्ति चालन, शक्ति चालन। अब शक्ति चालन में ये 2 भेद करते हैं, कहते शक्ति चालन कहते 2 भेद से, कैसे कैसे शक्ति चालन, एक तो है कहते सरस्वती चालन के रूप में, सरस्वती चालन,
सरस्वती को कहते प्राचीन समय में अरुंधति कहते थे, इसको शक्ति भी कहा जाता है। इसका चालन करो, इसको अपने स्थान से उठा करके भ्रू मध्य तक लेकर के जाओ। कहां तक? भ्रू मध्य तक लेके जाने की बात करते। कुछ भी अभ्यास करो, ईड़ा नाड़ी जब चल रही होती है तब जल्दी से ईड़ा पिंगला से रेचक पूरक करो, बार बार अनुलोम विलोम की भांति, और 12 अंगुल और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा अपने नाभि पर लपेट करके जो है कहते सरस्वती चालन करो। हो जाएगा तो कहते गुलम प्लीहा ज्वर आदि ऐसे रोग जो है नाश हो जाएंगे, पेट आदि के रोग नाश हो जाएंगे। फिर दूसरा जो है कहते शक्ति चालन के साथ में कुंभक का अभ्यास करना, माने प्राण रोध करना। प्राण रोध, इसको प्राण रोध बोला गया। प्राण रोध आए या प्राण निरोध आए या प्राण संरोध प्राणायाम, ये एक ही टर्म को लगभग रिप्रेजेंट करते हैं। कुंभक की बात करें तो कुंभक कितने हैं इस ग्रंथ में? 4 हैं। कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य भेदी, उज्जाई है, शीतली है और भस्त्रिका है। ये 4 कुंभक इसमें डिस्कस किए गए हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इन चारों कुंभक के साथ में कहा जाता है, कहते इन चारों को प्रथम दिन जो है 10 बार करना और अगले दिन 15, अगले दिन 20, ऐसे ऐसे करके 5-5 कहते बढ़ाते जाना, परंतु प्रथम दिन आपको 10 बार करना है। इतनी बात कह करके फिर ये विघ्न बताते, कहते 10 विघ्न है इसमें, 10 विघ्न है कहते इस ग्रंथ में। अब 10 विघ्न कौन से उसकी चर्चा करते हैं, यहीं से हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले कहते हैं योगाभ्यास में रोग उत्पन्न, कहते हैं मुझे रोग हो गया है योग करने से। क्योंकि जब आप शुरुआत में योग करते हैं तो क्या होता है, शरीर में थोड़ा सा पेन होता है। तो कुछ लोग ऐसे डर जाएंगे कि अरे योग करने से मुझे दर्द हो गया, मेरे तो पेन हो गया, मुझे तो पहले मैं ठीक था मैं बीमार हो गया, ऐसा करके योग छोड़ सकते हैं। ये पहला विघ्न है। दूसरे के बारे में कहते हैं, कहते संशय हो सकता है। दूसरा संशय मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। दूसरा संशय। तीसरा प्रमाद कहा गया है, आलस्य कहा गया। चौथा आलस्य, पहला रोग, मतलब योगाभ्यास से रोग हो सकता है ऐसी बात। चौथा आलस्य कहा गया है। पांचवा निद्रा कहा गया है। छठा जो है विरति कहा गया है। विरति, ध्यान रखिए, विरति को कहा गया, अविरति नहीं है वहां पर, विरति कहा गया है। और विरति का मतलब साधना में लगाव नहीं रहना, साधना से वैराग्य हो गया एक तरह से, ऐसी फीलिंग कि मैं साधना में अटैच नहीं हूं, संसार से मैं चला गया। साधना से वैराग्य होना, हालांकि संसार से वैराग्य होना जरूरी था, परंतु यहां पर साधना से वैराग्य हो जाए तो विघ्न हो गया। ठीक है। ऐसे ही फिर आगे भ्रांति आती है। भ्रांति होती है योगाभ्यास में, विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। जब आप साधना से विरक्त हो जाएं तो विषयों में फंसेंगे। अनाख्य बताया गया है 9वां। और 10वां जो है योग की अलब्धि। अलब्धि, अलब्धि मतलब मिलता ही नहीं है कुछ। हमसे जो पूछा गया है यहाँ पर सीक्वेंस मांगी गई है कि इनकी सीक्वेंस बताइए कि कौन कौन सा कहां पर है, दूसरे से लेकर के छठे तक, इतनी सी बात पूछी गई। ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, दूसरे से छठे तक। तो दूसरा क्या था? संशय। अब गारंटी है कि उत्तर में संशय पहले होना चाहिए। संशय कहां पर है? संशय बोले तो शंका यहां वर्ड यूज किया इन्होंने, ई जो है सबसे पहले होना चाहिए। बस ई कहां पर पहले है? ऑप्शन नंबर 1 में। बस आगे मुझे टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम में जब बैठे हैं तो नो एक्स्ट्रा चीजें, सीधा उत्तर मिल रहा है तो तुरंत करके आगे चलिए समझदारी के साथ में, यही समझदारी है। फिर भी हमें क्योंकि यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करना है तो हम उसमें डेप्थ में देखते हैं। संशय हो गया। प्रमाद को क्या बोला इन्होंने? प्रमत्ता, डी बोल दिया है। आलस्य को बी बोला है इन्होंने। निद्रा को ज्यादा नींद लेना माने ए। और फिर विरक्ति, यहां पर साधना से प्रेम बता दिया, परंतु ये इसका विरक्ति होगा। विरक्ति माने साधना से प्रेम न होना, प्रेम न होना पूरा लिखा जाना चाहिए था। खैर जो भी हमारा प्रश्न बन रहा है तो ई डी बी ए और सी, ई डी बी ए सी, ये जो है अपना राइट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया और इसी तरीके से यही बात पूछी गई तो ये हो गया। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार नियम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। तो पहली बात तो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, क्रिया योग भी बताते हैं। तो अष्टांग योग में यम और नियम है। महर्षि पतंजलि ही एकमात्र ऐसी रचनाकार है पूरे आपके नेट 11 के सिलेबस में जितने टेक्स्ट है जो यम और नियम को 5-5 मानते हैं। यम भी 5 है, नियम भी 5 है। यम और नियम 5-5 है। पहले पूछते थे नियम कौन कौन से हैं, आज उनके फल पूछ लिए। तो सबसे पहले नियम 5 है, कौन कौन से पता होना चाहिए? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ये जो है आपके नियम है। तो इन चीजों का क्रम भी पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखें। नियम का डिस्कशन दूसरे अध्याय में किया गया है, जिसका नाम दूसरे अध्याय मतलब दूसरे पाद का नाम जो है साधन पाद है। उसमें इनका डिस्कशन मिलता है। कल को ये बात पूछ लेगी एग्जामिनर छोटे लेवल पर। तो यहां पर शौच की बात की जाए तो शौचात स्व अंग जुगुप्सा परेर संसर्ग, कहते शौच से कहते स्वयं के अंगों की इतनी शुद्धि हो जाती है कि बार बार शुद्धि करने के बावजूद मल इंद्रिय या जनन इंद्रिय हमारी शुद्ध नहीं हो रही, त्वचा आदि शुद्ध नहीं हो रही, तो अपने अंगों से भी घृणा सी होने लगती है कि ये तो शुद्ध होंगे ही नहीं। तो दूसरे के अंगों से भी अपने आप ही घृणा सी हो जाती है कि मतलब दूसरे शरीर में आकर्षण नहीं रहता है शौच से। सतव शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि च, कहते
स्वयं सत्व की शुद्धि हो जाती है, माने मन की शुद्धि हो जाती है और इंद्रिय जय हो जाता है। इस प्रकार सोमनस्य की बात भी की जाती है इसी में। तो ये जो है सोच के दो फल बताए गए हैं वहां पर दो सूत्रों में। तो आप जो है दूसरे अध्याय का 40वां और 41वां ये दोनों जो है सोच की बात की जाती है। और आगे बात करें संतोष की, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष के लिए अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम सुख लाभ की बात की जाती है। ये है 42 नंबर। कंटिन्यू चलेंगे। अब तप की बात की जाए तो काय इंद्रिय सिद्धिर, काय इंद्रिय सिद्धि, काय और इंद्रिय की सिद्धि हो जाती है। आप इस सूत्र को योग सूत्र में जो मैं संख्या बता रहा हूं वहां पर जाकर के देख सकते हैं 243 में। काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात तप से, तप से ये होगा। और स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है। इष्ट देवता जो आपके आराध्य देव है, जिनका आप स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन स्मरण करते हैं, इष्ट देवता का कहते हैं आपको दर्शन आदि होगा, संप्रयोग होगा। और ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधात, समाधि की सिद्धि किससे होगी? ईश्वर के प्रणिधान से। तो ये 5 यहाँ पर फल बता दिए पांचों नियमों के। सोच का ध्यान रखें, 2 फल बताए गए, तो दोनों में से कोई भी वर्ड एग्जामिनर का जो मन करता है वो दे दिया। तो यहां पर सोमनस्य आता है सोच के रूप में। आगे बात करें समाधि सिद्धि की, तो ए कहा गया है समाधि सिद्धि के लिए। ए माने ईश्वर प्रणिधान का फल है। अनुत्तम सुख लाभ सी संतोष का फल है। तप की बात की जाए तो डी के रूप में बताया गया है। और स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है ई। तो क्या बना? बी सी डी ई और ए, ये सीक्वेंस बनी है। तो ये जहां पर भी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बी सी डी ई ए, माने ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो एग्जामिनर जो है एक ही बात को पूछ रहा है लंबे टाइम से, सिलेबस ही वही है तो एक ही बात पूछेगा बार बार, परंतु वो हर बार अपनी टोन बदलता है, अपनी भाषा बदलता है। आपका काम है कंटेंट को अच्छे से पढ़ना, जो हम भली भांति कर रहे हैं। एक्यूरेट योगा ऐप ज्वाइन कीजिए और अपनी सिस्टमेटिक रूप से तैयारी शुरू कीजिए। एग्जामिनर का काम है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट भाषा बनाना, उसके लिए तैयार करना भी हमारा काम है। तो इसलिए जल्दी से आप अपने कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अपनी स्टडी को शुरू कीजिए अभी से, और अपने जो सपने हैं नेट या जेआरएफ के रूप में वो जल्दी से जल्दी फुलफिल कीजिए। इसी के साथ हमारा पार्ट 8 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 71 से 80 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।